दोस्तों नमस्कार। आज हम भारत की सत्ता को चलाने वाली मशीनरी, भारत की सत्ता की आत्मा, भारत के प्रजातंत्र को जीवित रखने वाले संविधान के विषय में बात करते हैं। हम सभी भारतीय जनमानस को ये पढ़ाया गया, बताया गया कि भारत का संविधान हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीयों के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया। पर पढ़ने से ये पता चला कि ये सब झूठ है, मिथ्या है। भारत की जनता के सामने ये एक बहुत बड़ा धोखा है। आज हमें जब ये पता चला कि भारत का संविधान B.R. अम्बेडकर के विचारों के खिलाफ तैयार किया गया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस संविधान के खिलाफ थे, तो बड़ा दुख हुआ, क्योंकि भीमराव अंबेडकर संविधान के प्रति अपने विचार रखने तक की आज़ादी से वंचित कर दिए गए थे। उन्हें ये वान दिया गया था कि उन्हें दिए गए फ्रेमवर्क पर ही बात करनी है। तो प्रश्न ये उठता है कि यदि बाबा साहब ने इस संविधान को नहीं बनाया या उनकी सोच से नहीं बनाया गया, तो ये संविधान बनाने के पीछे सोच किसकी थी? पढ़ने, समझने, सुनने से पता चलता है कि भारत के संविधान के प्रति या संविधान बनाने के पीछे अंग्रेज सरकार का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। इस संविधान को अंबेडकर द्वारा न बनाए जाने की पुष्टि इन वक्तव्यों से होती है। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट के वकील योगेश कुमार मिश्र के स्टेटमेंट से। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट में केरल सरकार के खिलाफ चलाए गए केशवानंद भारती के केस में 13 जजों में से 3 जजों के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट से। तीसरा, भारत पर संविधान जबरदस्ती थोपने के पीछे डिसऑर्डर एक्ट का सहारा लिया जाना, जिसमें कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति संविधान से छेड़छाड़ करता है, टीका टिप्पणी करता है, तो उसे 6 माह की सजा भोगनी पड़ेगी। यह संविधान निर्मात्री सभा में जो लोग सदस्य बनाए गए थे, यह वो लोग थे जो अंग्रेजों के रिप्रेजेंटेटिव थे, जनप्रतिनिधि, जिनमें कुछ अंश रजवाड़ों का था, कुछ अंग्रेजों द्वारा नामित थे। तो राजे रजवाड़े जो अंग्रेजों के चाटुकार थे, उनको भारत के संविधान निर्मात्री सभा में स्थान दिया गया था, और उसके अलावा एक्सपर्ट ओपिनियन के तौर पर बहुत से ऐसे लोगों को संविधान निर्मात्री सभा में रखा गया था, जिस संविधान निर्मात्री सभा के अंदर काम करने के लिए उन्हें अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व करना था। इसीलिए संविधान का निर्माण करने के बाद भीमराव अंबेडकर जो लॉ मिनिस्टर थे और उन्हें राज्यसभा की सदस्यता दी गई, तो अपने एक वक्तव्य में उन्होंने कहा कि यह संविधान वैसा नहीं बना है जैसा हम बनाना चाहिए। हमको एक फ्रेमवर्क दिया गया, उस फ्रेमवर्क के तहत हमने इस संविधान का निर्माण किया, और इस संविधान को मैंने भारत के लिए एक मंदिर के रूप में विकसित किया था। लेकिन यह देश का दुर्भाग्य है कि इस पर राक्षसों ने कब्जा कर लिया। प्रश्न ये भी उठता है कि यदि संविधान भारतीय सोच के आधार पर भारतीयों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया जाता, तो फिर भारतीयों की खिलाफत का डर क्यों था, और क्यों भारतीयों की भावनाओं को दबाने को डिसऑर्डर एक्ट के अंतर्गत 6 माह की सज़ा का प्रावधान किया गया? तो क्या ये संविधान भारत की समस्या समाधान के लिए या भारत के विकास को नहीं बनाया गया? यदि संविधान भारतीय समस्याओं के निपटारे को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, तो बनाए जाने के तुरंत बाद इस संविधान के ऊपर टीका टिप्पणी करना, कमियां उजागर करना क्यों सामने आईं, और परिणाम स्वरूप उसका ये हुआ कि संविधान बनने के बाद से ही संविधान से छेड़छाड़ शुरू हो गई, अर्थात संविधान में संशोधन करना शुरू कर दिए। ये संविधान
संशोधन का सिलसिला इतनी तेज़ी से चला कि 1955 तक 4 बार संविधान में संशोधन करना पड़ गया। अब तो लगभग 75% संविधान को लगभग बदलकर अर्थात संशोधन कर सत्ता चलाने के अनुरूप बनाया जा चुका है। ऐसा हमने पढ़ा है, सुना है। यदि डिसऑर्डर एक्ट के अंतर्गत 6 माह की सज़ा का प्रावधान है तो अनेकों बार टीका टिप्पणी कर कमियां दिखाकर किए गए संविधान संशोधनों के परिणाम स्वरूप कितने प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री व सांसदों को इस सज़ा का पात्र बनाया गया है। यदि नहीं तो 6 माह की सज़ा का प्रावधान केवल और केवल भारत में रहने वाली उस जनता को किया गया है जो भारत के विकास और अपने पोषण के लिए दिन रात परिश्रम करती है, ताकि वो अपने ऊपर चलने वाले संविधान की नियमों के आधार पर कोई प्रश्न न उठा सके। ये कैसी आज़ादी? यदि डिसऑर्डर एक्ट के अंतर्गत 6 माह की सज़ा का प्रावधान या तो हटाया जाए ताकि कोई भी भारतीय भारत की आत्मा कहे जाने वाले संविधान पर विचार रख सके, या जिन जिन प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसदों के सहयोग से संविधान में छेड़छाड़ की गई है उन सब के प्रति सज़ा का ऐलान किया जाए। तभी तो भारत की जनता के साथ यह संविधान के प्रति एक न्याय की भावना होगी, एक न्याय का स्पष्टीकरण होगा। यदि ऐसा नहीं हो सकता है तो हम भारतीयों को समझ लेना चाहिए कि मेरे देश की सत्ता गोरे अंग्रेज़ों से काले अंग्रेज़ों पर ट्रांसफ़र हो चुकी है और ये संविधान सत्ता के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, न कि भारत की समस्याओं को, समाधान को। और यदि ऐसा है तो ये बहुत बड़ा गंभीर विषय बन जाएगा। हम चलो किसी भी टीका टिप्पणी को किए बगैर अपने देश में चलाए गए संविधान की सच्चाई को दिखाते हैं जो हमने पढ़ा है। मुख्य रूप से संविधान की रूपरेखा ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा तय की गई थी। उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट के पीएम क्लीमेंट एटली थे। भारत में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड बावेल थे। दोनों की साठगांठ से एक प्रारूप तैयार किया गया था कि भारत को छोड़ने से पहले भारत में ब्रिटिश संविधान को लागू करो, अर्थात भारतीयों के द्वारा लागू करा दो। भारत का बंटवारा करो। उन्हें जानकारी ठीक से थी कि भारत के नेताओं की सोच देश की अस्मिता से बड़ी सत्ता की चाबी घुमाने की होगी। वे हमारे बनाए संविधान को कभी बदलने की सोच भी नहीं पाएंगे। इलेक्शन में उलझकर स्वयं हमारी सत्ता की तरह स्वयं अपनी सत्ता की सोच में लग जाएंगे और संविधान की ओर ध्यान नहीं जा पाएगा और हम उसी प्रकार से सुरक्षित रह पाएंगे जैसे कि विपक्ष सत्ता स्वार्थ की लड़ाई में लिप्त रहता है और सत्ताधारी अपनी सत्ता चलाते हैं। भारतीय हमारी सभ्यता, संस्कृति, भाषा और वेशभूषा अपना कर हमें अपना बॉस मानते रहेंगे, जैसा आज भारत में सामने प्रतीत हो रहा है। जैसी पश्चिमी सभ्यता, संस्कृति का विकास भारत में फल फूल रहा है। संविधान रूपी कूटनीतिक चाल को अंजाम देने को अंग्रेज प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली और लॉर्ड बावेल जो भारत का वायसराय था, उसने इंग्लिश सभ्यता से प्रभावित अंग्रेजी बोलने वाले अंग्रेज़ों के चाटुकार लोगों को सम्मान देने के लालच में एक लिस्ट तैयार की थी और इसकी जिम्मेदारी नेहरू के कंधों पर डाल दी ताकि भारत के लोगों को अंग्रेज़ों की तरफ ये शक ना हो जाए कि ये चाल किसकी है, इसके पीछे कौन है। अंग्रेज़ों ने नेहरू को पटाया कि भारत का संविधान का प्रारूप 2 एक्ट के अंतर्गत बनाना है। कौन से 2 एक्ट? पहला एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में
पास किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और सेकेंड दूसरा ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किया गया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इन दो एक्ट के आधार पर ही ये आप प्रारूप तैयार कराएं। जब अंग्रेज़ों ने अपनी ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किए गए इन दोनों एक्ट की सीमा के अंतर्गत संविधान का प्रारूप बनवाने का नेहरू से कहा तो नेहरू को अपनी योग्यता पर कोई विश्वास नहीं था और अंग्रेज़ों से जिस प्रारूप को बनाने का आदेश मिला उस प्रारूप को भी नेहरू जी एक अंग्रेज अधिकारी सर इवोर जेनी के माध्यम से तैयार कराना चाहते थे, लेकिन गांधी के विरोध पर संविधान के प्रारूप को इन 6 सदस्यों की गठित कमेटी के साथ BN राव ने 27 अक्टूबर 1947 को संविधान का प्रारंभिक रूप रखा और जिसमें 13 अनुसूचियाँ 44 अनुच्छेद थे। इस प्रकार गठित की गई जो कमेटियाँ थीं, इन कमेटियों के इन 7 सदस्यों ने मिलकर भारत के संविधान के प्रारूप को रचा था। संविधान के सारे कंटेंट उन्हीं देशों से लिए गए थे जो देश अंग्रेज़ों के गुलाम थे। जैसा कि हमें पढ़ाया जाता है, चर्चाएं होती हैं, इतिहास में लिखा जाता है कि हमारे भारत के संविधान में तरह तरह के जो कंटेंट लाए गए वो बहुत अच्छे रखे गए और दूसरे देशों से लाए गए। जबकि सच्चाई ये थी अंग्रेज़ों ने ये सारे कंटेंट उन्हीं देशों से मंगवा कर भारत के संविधान में समावेशित कराए जो देश उन अंग्रेज़ों के गुलाम थे। भारत में सत्ता की चाबी पार्लियामेंट्री सिस्टम, जहाँ से कि सत्ता की चाबी है क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम, उसको तो ब्रिटेन से लेकर ही थोप दिया गया। जिस ब्रिटेन के हम गुलाम थे उसी ब्रिटिश पार्लियामेंट के सिस्टम के आधार पर भारत की संसदीय कार्यवाही 11 बजे शुरू होती है, चलती है। अब बात ये कहते हैं कि प्रारूप बनाए जाने के बाद में जब वो प्रारूप दे दिया गया तो प्रारूप देने के बाद में 23 कमेटियां गठित की गईं, जिसमें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। भारत का संविधान निर्मात्री सभा द्वारा बनाया गया था। संविधान निर्मात्री सभा में जो लोग सदस्य बनाए गए थे वो कौन लोग थे? वो वही लोग थे जिन्हें अंग्रेज़ों का प्रतिनिधित्व करना था, अर्थात अंग्रेज़ों के जनप्रतिनिधि थे, जिसमें कुछ अंश रजवाड़ों का था और कुछ नामित थे। रजवाड़े से वो लोग थे जो अंग्रेज़ों के चाटुकार थे। जब संविधान पर डिबेट कराई गई तो संविधान निर्माताओं को ये कहकर बाउंड कर दिया गया कि तुम्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट के 2 एक्ट के अंतर्गत ही डिबेट करनी है, अपनी योग्यता का परिचय नहीं देना है। BR अम्बेडकर ने अल्पमत में होने के कारण ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन की भूमिका को तो निभाया, पर अंदर से बाबा साहब बहुत दुखी थे, क्योंकि सारा खेल जो देश के भविष्य को खतरनाक था, जिस पर देश की सत्ता आगे चलनी थी, वो सब अपने सामने देख रहे थे। पर जब बाबा साहब को राज्यसभा की सदस्यता दी गई और लॉ मिनिस्टर बनाया गया, तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उन शब्दों के साथ दुख व क्रोध को प्रकट किया। किन शब्दों के साथ? सुने, ये संविधान ऐसा संविधान है, जो बाबा साहब ने कहा था, ये संविधान ऐसा संविधान है जिससे किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि हम जैसा संविधान बनाना चाहते थे वैसा संविधान बनाने की हमें आज़ादी नहीं थी। हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट के 2 एक्ट
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, दूसरा है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के अंतर्गत जो फ्रेमवर्क हमें दिया गया था कि आपको इसके अंतर्गत काम करना है, हमने उसी फ्रेमवर्क के अंतर्गत संविधान का निर्माण किया है। इस संविधान से किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ये संविधान न राष्ट्र हित में है, न राष्ट्र के नागरिकों के हित में है। ये बाबा साहब कह रहे हैं। दोबारा बाबा साहब से फिर प्रश्न किया किसी ने इसी संविधान के विषय में, तो बाबा साहब ने फिर बोला, दोबारा 15 मार्च 1955 को संविधान के चौथे संशोधन के समय माननीय अंबेडकर जी से जब प्रश्न किया गया था तो उन्होंने कहा, ये क्या कहा, ये संविधान, प्रश्न क्या किया, प्रश्न था भाई अंबेडकर डिड नॉट लाइक इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन किया था, तो उन्होंने कहा ये संविधान वास्तव में वैसा नहीं है जैसा हम बनाना चाहते थे। हमें एक फ्रेमवर्क दिया गया, उस फ्रेमवर्क के तहत हमने इस संविधान का निर्माण किया है। इस संविधान को हमने अपने भारत के लिए एक मंदिर के रूप में विकसित किया था, पर देश का, मेरे भारत का दुर्भाग्य है कि इस पर राक्षसों ने कब्जा कर लिया, और अगर आवश्यकता पड़ी तो मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा जो इसे जलाऊंगा। ये बात वह व्यक्ति कह रहा है जो संविधान निर्मात्री सभा का चेयरमैन है। आप योगेश जी की इस क्लिप को, इसको सुने कि उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है। उनके दिए हुए स्टेटमेंट को आप सुने। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान का अपहरण हो गया था, और आज जो चल रहा है ये वो लोग हैं जो भीमराव अंबेडकर के विचारों की अपहरण करके हत्या कर देना चाहते हैं। जब तक ये अपहरण और हत्या का धंधा चलता रहेगा तब तक भारत का लोकतंत्र कभी जीवित नहीं रह सकता। इस पर केशवानंद भारती के केस में सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों में से जजों ने जो संविधान पर टिप्पणी की, उसमें से 3 जजों की महत्वपूर्ण टिप्पणी मैं आपके सामने रखता हूं, 2 लाइन की है। जस्टिस पोलकर ने कहा कि भारत का संविधान भारत की स्वदेशी उपज नहीं है। जस्टिस बेग ने कहा भारत का संविधान निर्माण सभा में संविधान को लिखने का अधिकार ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा दिया गया था, भारत के नागरिकों के द्वारा कभी नहीं दिया। तीसरा, जस्टिस मैथ्यू कहते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग की ओर से संबोधित स्वीकार्य वाक्य, जिसने संविधान को स्वीकार करते समय दस्तखत किए, उसमें जिन लोगों ने हस्ताक्षर किए उनमें से 71.5% लोगों के पास ऐसा दस्तखत करने का कोई अधिकार नहीं था जो उन्होंने उस संविधान पर भारत के लोगों की तरफ से दस्तखत किया। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट के जो भी योगेश जी ने कहा है, वो जो कह रहे हैं, वो उसी आधार पर उनकी पुष्टि किससे होती है कि संविधान, इस पर सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों ने केशवानंद भारती वर्सेस केरल सरकार के केस में एक टिप्पणी की गई थी, जिसमें 3 जजों की टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है। वो 3 जज कौन कौन से हैं? नंबर 1, जस्टिस डीजी पालेकर ने कहा कि भारत का संविधान भारत की स्वदेशी उपज नहीं है। ये कितनी बड़ी बात है। दूसरा, जस्टिस एमएच बेग ने कहा कि संविधान निर्माण सभा में भारत का संविधान लिखने का अधिकार ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा लिया गया था। भारत के नागरिकों को ये अधिकार कभी नहीं दिया गया। लोग साफ इनकार कर रहे हैं
कि ये संविधान भारतीय सोच के आधार पर भारतीय लोगों के द्वारा नहीं बनाया गया। इनके कहने का मतलब तो साफ स्पष्ट होता है। इसी तरह से तीसरा स्टेटमेंट उनका है, जस्टिस के मैथ्यू ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग की ओर से संबोधित स्वीकार वश जिन लोगों ने हस्ताक्षर किए उनमें से 71.5% लोगों के पास हस्ताक्षर करने का ऐसा कोई अधिकार नहीं था जो उन्होंने संविधान पर भारत के लोगों की तरफ से हस्ताक्षर किए। मैथ्यू साहब ने भी कह दिया कि ये भारत की सोच या भारत के हिसाब से नहीं बना है। तीनों जज पुष्टि कर रहे हैं। इन्हीं तथ्यों की पुष्टि इन प्रमाणों के आधार पर होती है। कौन सा? पहला प्रमाण, संविधान की अनुसूची 3 में दिए जाने वाले उन शब्दों से करता हूँ जिसके अंतर्गत सभी सांसद, विधायक, न्यायमूर्ति शपथ लेते हैं। उसके अंदर लिखा है क्या? दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज एस्टेब्लिश्ड बाय एज लॉ। क्या ये विधि द्वारा स्थापित संविधान है, भारत के लोगों के द्वारा स्थापित संविधान नहीं है। विधि का अर्थ यहाँ होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास किए गए 2 एक्ट हैं। ये है विधि का मतलब लॉ। कौन से लॉ? इस लॉ में 2 एक्ट हैं। कौन सा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और दूसरा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। दूसरी इस बात से पुष्टि होती है कि अनुच्छेद 147 से भी होती है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि जब भी भारतीय संविधान की व्याख्या की जाएगी तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के 2 लॉ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के आधार पर ही की जाएगी। यही लिखा है। और ये कहीं नहीं लिखा है कि भारतीय संविधान के ऊपर जब भी प्रश्न चिन्ह लगेंगे, आने वाली पीढ़ी जब इस पर सोचेगी, विचार करेगी और संविधान निर्मात्री सभा में होने वाली डिबेट में जब भी संविधान की आत्मा को टटोला जाएगा और संविधान की व्याख्या की जाएगी तो भारतीय स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को व्यक्त कर भारतीय संविधान में अपने विचारों का समावेश कर सकेंगे। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। अब बताइए हमारा सबका क्या दायित्व बनता है और हमें इस पर क्या सोचना है। हमारे लोगों को, हमारी सारी जनता को ये अपने इस पर विचार करने की, मंत्रणा करने की सख्त आवश्यकता है। नमस्कार।